नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 है ना। अध्याय 5 में जो है बल एवं गति के नियम जो है हम पढ़ रहे थे। अध्याय 5 बल एवं गति के नियम। ओके, तो इसमें जो है हम जो पिछली क्लास जो हुई थी उसमें जो है हम जो है घर्षण बल के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जड़त्व तथा द्रव्यमान है ना। जड़त्व तथा द्रव्यमान पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो है संतुलित और असंतुलित बल क्या होता है और इसके अलावा जो है गति का प्रथम नियम, उसके अलावा जो है रैखिक संवेग। तो इन जो है चार टॉपिकों पर चार जो टॉपिक हैं इन पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं है ना, और क्या क्या चीज़ें हमको जो है समझनी है। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जड़त्व। क्या देखते हैं? जड़त्व। तो यदि हम जड़त्व की बात करते हैं, जड़त्व पे जो है गैलीलियो नामक जो एक वैज्ञानिक था, वो भी क्या किया था इसके बारे में बताया था, जिसको मैं जो है पिछली क्लास में बता चुका था, बता चुका हूँ। तो चलिए हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है ना। कोई वस्तु जो है क्या करता है, एक वस्तु जो है मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि मान लीजिए एक जो है वस्तु जैसे खंभा है, यहाँ पर खंभा। तो खंभा अगर कहीं पर गड़ा दिए हैं तो खंभा जो है क्या होगा, अगर जब तक हम उस पर क्या ना करें, इस पर कोई भी जो है बल नहीं लगाएं है ना लगाएं, कुछ भी ना करें, तो खंभा जो है क्या होगा, वो जो है जैसा का तैसा जो है खड़ा रहेगा यहीं पर। ठीक है। कोई गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर, मान लीजिए कोई गाड़ी जो है ऐसा जो है कोई गाड़ी खड़ी हुई है, मान लीजिए एक गाड़ी खड़ी हुई है। अभी इस गाड़ी पर जो है जब तक हम कुछ भी जो है इसमें क्या ना करें, इस पर कोई बल न लगाएं, तो ये गाड़ी भी क्या होगी, यहीं पर जो है खड़ी रहेगी। या फिर जो है कोई वस्तु जो है क्या कर रही है, गति अवस्था में है, तो वो हमेशा जो है वैसी जो है गति अवस्था में ही रहेगी जब तक हम इसमें क्या ना करें, इसमें जो है जब तक हम जो है कोई इसमें बल न लगाएं, हस्तक्षेप ना करें। ठीक है ना। तो होता क्या है कि हर जो संसार में जितनी भी जो वस्तुएं हैं, ठीक है ना, वो या तो स्थिर रहती है या फिर क्या रहती है, गतिशील रहती है। जैसे पृथ्वी की हम बात करते हैं, पृथ्वी जो है गोल गोल लगातार क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है ना। समझ में आ रहा है? तो पृथ्वी क्या रुकती है? क्या नहीं रुकती, वो लगातार जो है चक्कर लगाती रहती, इसलिए तो दिन और रात होता है। यदि रुक जाती तो क्या हो जाता, लंबे समय के लिए दिन हो जाता है या फिर लंबे समय के लिए रात हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपने देखा होगा। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें क्या होती है, उनकी एक निश्चित अवस्था होती है, या तो वो जो है स्थिर अवस्था में होती है या फिर गति की अवस्था में होती है। समझ में आ रहा है ना। जब तक जो है उन पर कोई भी जो है बाह्य बल नहीं लगता, तब तक या तो वो स्थिर अवस्था में रहती है या फिर गतिशील अवस्था में रहती है। ओके, समझ में आ रहा है ना। और उन वस्तुओं की जो ये अवस्था होती है, या फिर गतिशील होती है या फिर स्थिर होती है, तो वो जो है इनकी मूल अवस्था कहलाती है, जिनको वो जो है बनाए रखना चाहती है, बदलना नहीं चाहती है। समझ में आ रहा है ना। तो यही क्या है, यही जो है ये जो प्रकृति जो है ना उन वस्तुओं की अपनी मूल अवस्था, या तो वो गतिशील ही रहना, जो गतिशील है, जो वस्तुएं गतिशील है वो गतिशील ही रहना चाहती है, और जो स्थिर जो वस्तुएं हैं है ना, जो जिनकी अवस्था स्थिर अवस्था में है जो वस्तुएं, वो स्थिर रहना चाहती है। तो ये क्या है, ये जो है वस्तुओं की जो है क्या है, प्रकृति है ना। और इसी प्रकृति को ही, ये जो प्रकृति है वस्तुओं की, इसी को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जड़त्व। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, जड़त्व। ये जो यही जो प्रकृति है कि कोई भी वस्तु क्या करती है, अपनी मूल अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब वो जो है अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है। अब इसके बाद जो है यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे सामने जो है कई प्रकार के जो है सवाल भी आते हैं कि क्या सभी जितनी भी जो वस्तुएं हैं सभी का जो है क्या होता है, जड़त्व होता है, सभी वस्तुओं में जड़त्व होता है। और जड़त्व जो होता है तो क्या सभी जो है जितनी भी वस्तुएं हैं सभी का जड़त्व क्या समान होता है, और जड़त्व जो है किस पर निर्भर करता है ना। तो इसको हम जो है उदाहरण के द्वारा समझेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे यहाँ पर, उदाहरण के द्वारा समझेंगे। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है दो उदाहरण आपके बुक में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है खाली बॉटल को, आप देखना ये जो है खाली बॉटल है जिसमें कुछ नहीं भरा है। ओके, क्या है, प्लास्टिक का खाली बॉटल है। एक दूसरा बॉटल है जिसमें क्या है, इसमें जो है क्या भरा है, इसमें पानी भरी हुई है। ठीक है ना। अब इसमें भी पानी जो है भरा हुआ है। अब आपको दोनों बॉटल को क्या करना है, जो दोनों जो बॉटल है ना, एक खाली बॉटल है प्लास्टिक का और दूसरा जो है इसमें पानी भरा हुआ है, दोनों को आपको अगर क्या करना है, धक्का देकर गिराना है।
तो आपको जो है किस में जो है ज़्यादा जो है अधिक जो है बल लगाना पड़ेगा, तो ये खाली खाली जो बोतल है वो क्या होगी, आसानी से गिर जाएगी। और ये जो पानी से भरा हुआ है इसमें जो है इनको गिराने के लिए आपको जो है ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी, किसकी अपेक्षा, ये खाली बोतल की अपेक्षा। समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है इनका द्रव्यमान क्या था, कम था खाली बोतल का, और जो भरी हुई जो बोतल है, पानी से भरी हुई बोतल, इनका द्रव्यमान क्या है, इनका द्रव्यमान अधिक है। तो इसका मतलब ये है कि जो जड़त्व जो है, चूंकि हम जो है इनकी मूल अवस्था में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो दोनों जो बोतल जो थी वो क्या थी, यहाँ पर रखी हुई थी, मतलब ये जो है स्थिर अवस्था में है। अब इस स्थिर अवस्था से हम जो है इनकी अवस्था में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब इनको गिरा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो खाली बोतल है इनका द्रव्यमान क्या है, कम है। ये जो भरी हुई बोतल है पानी से, वो इनका द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है। तो यदि हम दोनों को जो है क्या करते हैं, गिराते हैं, तो हमको जो है खाली बोतल को गिराने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, मतलब ज़्यादा बल लगाना नहीं पड़ता। जबकि जो ये जो भरी हुई बोतल है ना, इसमें जो हमको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जड़त्व जो है, जड़त्व किस पर निर्भर करता है, जड़त्व जो है किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से हम और देख लेते हैं उदाहरण, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप साइकिल में हैं, साइकिल में आप अकेले कहीं भी जाते रहते हैं, तो स्पीड में चला रहे हैं और अचानक से आपको रोकना हो, तो आप क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से क्या कर लेते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, और क्या हो जाता है, बहुत जल्दी जो साइकिल जो है रुक जाती है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से यदि आप क्या हो गया, साइकिल में जो है आपका जो है कोई मित्र है, या फिर और 2-3 जने बैठ गए एक ही साइकिल में, अब वो जो है चला रहे हैं, थोड़ा स्पीड में है, अब आपको रोकना हुआ अचानक से, मतलब अभी तक साइकिल क्या थी, गतिशील थी, अब आप क्या कर रहे हो, साइकिल को जो है रोकना चाहते हैं, है ना, और वो भी जो है तेज़ी से मतलब तुरंत रोकना चाहते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, चूँकि द्रव्यमान जो है 2-3 लोग बैठे हो, तो आप रोकोगे तो आपको जो है परेशानी होगी, है ना, जल्दी जो है साइकिल नहीं रुकेगी, बल्कि और आगे जाने का प्रयास करेगी। क्यों, क्योंकि 2-3 लोग बैठे हैं, तो द्रव्यमान क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और जब शुरू में बैठे थे तो केवल साइकिल में जो है एक ही जने बैठे थे, द्रव्यमान क्या था, कम था। इसका मतलब ये हुआ कि जो द्रव्यमान जो जड़त्व जो है किस पर निर्भर करता है, वस्तु के जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मतलब द्रव्यमान जो है वस्तु के जो है, जो द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान जो है वस्तु का क्या है, वो जो है द्रव्यमान जो है वस्तु के जो है, मतलब जो जड़त्व जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और जो द्रव्यमान जो है वस्तु के अवस्था परिवर्तन में विरोध का क्या है, मापक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो है जानते हैं, है ना, इनका जो है हम समझते हैं, जो जड़त्व को हम लोग जो है अच्छे से समझ लेते हैं एक बार, है ना, कि जड़त्व जो है क्या है, समझते हैं। जड़त्व किसी वस्तु की, है ना, किसी वस्तु की वह प्रकृति है ना, जिसके कारण से क्या होता है, जो वस्तु जो है अपनी विरामावस्था या फिर गति अवस्था में बने रहने का क्या करती है, प्रयास करती है। मतलब जो है किसी वस्तु का जो है वह गुण जिसके कारण वो जो है अपनी गति अवस्था में या फिर जो है स्थिर अवस्था में जो है बनी रहनी चाहती है ना, बना रहना चाहती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका जो है ये जो प्रकृति है इसको हम बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं, जड़त्व। और जड़त्व जो है किसी भी वस्तु के जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ओके, द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, मतलब द्रव्यमान जो है वस्तु की अवस्था परिवर्तन में विरोध का क्या है, मापक है। मतलब जो है ये जो वस्तु का जो द्रव्यमान जो है ना, वो क्या है, जड़त्वीय प्रवृत्ति का क्या है, माप है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उनका जड़त्वीय प्रवृत्ति क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। और यदि द्रव्यमान कम है उनका जड़त्व भी क्या होगा, उतना ही जो है कम होगा। ओके, समझ गए। और ये जो है यहाँ पर हम समझते हैं, है ना, ये सही पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक तो किलोग्राम होता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जान लिया कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व कहने का मतलब ही वही है कि कोई भी वस्तु जो है उनकी जो मूल अवस्था में बने रहने की क्या जो प्रवृत्ति जो होती है ना, वही क्या है, जड़त्व है। और जड़त्व के कारण से ही क्या करती है, कोई भी वस्तु जो है अपनी मूल स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। ओके, जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही क्या होगा, उसमें जड़त्व होगा, और उतना ही ज़्यादा वो जो है अपने अवस्था परिवर्तन क्या करेगी, विरोध करेगी। ओके, समझ गए। अब उसके बाद हम आगे समझते हैं संतुलित और असंतुलित बल क्या होता है। चलिए जानते हैं यहाँ पर संतुलित और असंतुलित बल को। देखिए, जैसे कि यहाँ पर जो है टेबल के माध्यम से समझिए।
यहाँ पर देखिए टेबल को ध्यान से समझ में, संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत सरल है। जैसे बीच में एक गुटका रख दिए हैं हम, लकड़ी का गुटका। अब इसमें जो है दोनों साइड से क्या कर दिए, धागा बांध दिए हैं ऐसा, इधर ए है, ए इस दिशा में और बी इस दिशा में, ठीक है ना। अब इस पर जो है हम दोनों साइड से जो है बल लगाने की कोशिश करते हैं। यदि हम शुरू में केवल इस दिशा में ही इस साइड बल लगाते हैं और इस साइड नहीं लगाते हैं, इस साइड जो है बल जो है हम नहीं लगाते हैं, तो क्या होगी, ये गुटका जो है इसी दिशा में खिसकेगी ना, ओके। और यदि हम जो है दूसरी स्थिति में क्या करते हैं, इस साइड एक भी बल नहीं लगाते हैं और केवल इस साइड बल लगाते हैं, तो क्या होगी, गुटका जो है इस साइड खिसकेगी, ओके, समझ गए। और यदि हम क्या करें, तो ये जो है यही कहलाता है असंतुलित बल, मतलब संतुलित नहीं है। और यदि हम क्या करें, दोनों ओर जो है इस साइड भी और इस साइड भी यदि हम क्या करते हैं, समान बल लगाते हैं, क्या करते हैं, समान बल लगाते हैं। जितना बल जो है इस साइड लगा रहे हैं उतना ही बल अगर हम इस साइड लगाएं, तो ये जो गुटका रखी हुई है, जो वस्तु रखी हुई है, वो जो है किसी भी दिशा में जो है खिसकेगा नहीं, है ना, नहीं खिसकेगा। और इसी स्थिति को हम बोलते हैं, इसी यहीं पर ये जो बल जो लगता है इसी को हम क्या बोलते हैं, संतुलित बल। क्या बोलते हैं, संतुलित बल। कहने का मतलब ये है, यदि ऐसा बल जो किसी वस्तु के दोनों ओर जो है समान रूप से लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संतुलित बल। देखिए इधर जितना बल लग रहा था इस दिशा में, वस्तु के एक दिशा में, उतना ही दूसरी दिशा में भी क्या लग रही है, यहाँ पर बल लग रही है, तो ये क्या है, संतुलित बल। और किसी एक ही दिशा में क्या होता है, यदि बल लगता, मान लीजिए इधर ज़्यादा बल लग रहा है और इधर भी जो है बल लग रहा है, लेकिन इधर कम बल लग रहा है, जितना इस साइड लग रहा है उतना इस साइड नहीं लग रहा है, बल्कि इधर क्या है, इस साइड जो है कम है, तो ये भी क्या है, असंतुलित बल। क्योंकि इधर कम बल लग रहा है और इस साइड ज़्यादा बल लग रहा है, तो इसी स्थिति में क्या होगी, ये वस्तु जो है इस साइड खिसकेगी ना, ठीक है, समझ गए। उसी प्रकार से मान लीजिए अगर हम क्या करते हैं, इस साइड जो है ज़्यादा बल लगाते हैं, ठीक है, और इस साइड कम बल लगाते हैं, तो वस्तु क्या होगी, इसी साइड जो है खिसकेगी। क्योंकि इस साइड जितना बल लगा रहे हैं उसके मुकाबले में जो है इस साइड क्या है, इस साइड जो है बल जो है अधिक लग रहा है, इस कारण से। तो ये जो बल जो होते हैं इसके कारण से क्या होंगे, ये गुटका जो है जिस साइड ज़्यादा बल होगा उसी साइड क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। तो ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं, असंतुलित बल। क्या बोलते हैं, असंतुलित बल। समझ गए ना, संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है, समझ गए। उसके बाद देखिए संतुलित बल की स्थिति में क्या होता है, मान लीजिए कि संतुलित बल जैसे कि इस साइड जो है P बल लग रहा है, इस दिशा में हम P बल लगा रहे हैं और इस दिशा में Q बल लगा रहे हैं, किस स्थिति में, संतुलित बल की स्थिति में। तो दोनों बल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा, Q। ये क्या है, संतुलित बल की स्थिति में, ठीक है ना, समझ में आया। तो संतुलित बल की स्थिति में क्या होता है, नेट बल जो टोटल जो बल रहता है वो 0 हो जाता है। यदि हम नेट बल की बात करें तो संतुलित स्थिति में क्या करते हैं, हम जो है जितना P माइनस Q कर, मतलब यहाँ पर जो है हम जब भी बल की बात करते हैं, बल का मान कितना बल लगा किसी भी वस्तु पर और किस किस दिशा में लगा, उसके आधार पर यदि हम देखते हैं, तो जैसे इस साइड बल लग रहा है और इस साइड बल लग रहा है, तो हम दोनों का टोटल बल कितना लग रहा है इस वस्तु पर, इसको हम निकालते हैं। तो P माइनस Q कर देते हैं, क्या कर देते हैं, P माइनस Q, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि दोनों बल क्या है, आपस में बराबर है, तो हम P बराबर क्या रख सकते हैं, यहाँ पर Q रख सकते हैं। इसी कारण से हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है संतुलित बल है ना, जब संतुलित बल लगता है कहीं पर भी, तो उस स्थिति में हम देखते हैं तो P माइनस Q, टोटल बल कितना हो गया, P माइनस Q, लेकिन यहाँ पर हम P बराबर क्या रख देते हैं, Q, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कोई सा भी आप P बराबर Q रखिए या फिर Q बराबर P रखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो P बराबर Q रख दिए हैं, तो यहाँ पर जो है ये P जो है किसके बराबर है, Q के बराबर है, तो यहाँ पर Q माइनस क्या हो जाएगा, P की जगह हम Q रख देंगे, यहाँ पर Q रख देंगे, Q माइनस Q बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि संतुलित बल की स्थिति में जो है नेट बल जो टोटल बल लगता है जो वस्तु पर, वो क्या होता है, शून्य होता है। इसी कारण से तो ये वस्तु ना इधर जाता है ना इधर जाता है, बल्कि क्या रहता है, अपनी जो मूल अवस्था में जो है स्थिर रहता है, समझ गए। और यदि जो है अलग अलग बल क्या करता है, इस दिशा में जितने भी बल कार्य करेंगे उसको हम जोड़ देते हैं। अगर अलग अलग बल लग रही है तो, और इस दिशा में अलग अलग बल लग रही है तो उसको, उन सबको जो है क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और जो एक ही दिशा में जो बल लगते हैं उसको आपस में जोड़ते हैं, और जो दूसरी दिशा में बल लगते हैं उसको आपस में जोड़ते हैं। और जब टोटल बल इस वस्तु पर जो कितना लग रहा है अगर उसको हम निकालते हैं, तो एक बल से दूसरे बल को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए जो है इस साइड जो है ज़्यादा बल लग रहा है, इस साइड क्या बल लग रहा है, कम बल लग रहा है, तो वस्तु क्या होगी, वस्तु जो है इस साइड क्या होगी, खिसकेगी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है।
तो ये तो हो गया क्या आपका जो है संतुलित बल और असंतुलित बल, समझ गए होंगे आप। ठीक है, बुक से और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर गति का प्रथम नियम। क्या पढ़ेंगे? गति का प्रथम नियम। तो गति का प्रथम नियम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्लास में जाओगे वहाँ भी पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, है ना। गति का प्रथम क्या नियम क्या होता है समझाइए करके। तो एक वैज्ञानिक था, हम गति के नियम को समझते हैं ना। एक वैज्ञानिक था न्यूटन। कौन था? न्यूटन। न्यूटन जो था वो जो है ना, जब न्यूटन जो है बल और गति के संबंध को जो है समझकर जो न्यूटन जो था अपना एक जो है नियम दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? गति का नियम। ठीक है ना। तो इन्होंने गति के जो 3 नियम दिए थे, जिसमें से हम पहला नियम पढ़ रहे हैं गति के प्रथम नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं गति का जो प्रथम नियम जो होता है वो क्या होता है। तो जो न्यूटन जो थे, है ना, उन्होंने बताया उनके गति के प्रथम नियम के अनुसार कि प्रत्येक वस्तु जो है ना, सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ना, डिस्टर्ब हो गए थे। न्यूटन के अनुसार जो है गति के प्रथम नियम क्या है समझते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस वस्तु पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत न हो। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए कोई वस्तु जो है, मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ पर जो है एक फुटबॉल है, इसको आप क्या कर दीजिए, इसको मार दीजिए फुटबॉल को पैर से, तो ये जो है क्या करने लगेगी? गति करने लगेगी। और इस साइड जो है तब तक जाएगी जब तक उस पर जो है उसको कोई रोकने वाला ना हो। मतलब वो कंटिन्यू क्या होती रहेगी, वो फुटबॉल जो है गति करता रहेगा। ठीक है ना, समझ गए। और इसी प्रकार से यदि मान लीजिए यही फुटबॉल जो है कहीं पर रखा हुआ है, इसको हम कुछ नहीं किए, तो फुटबॉल क्या होगा, ये जो है यहीं पर जो है तब तक स्थिर रहेगा जब तक कोई क्या ना कर दे, इस पर कोई जो है बल ना लगा दे, या फिर इनको जो है कोई जो है हस्तक्षेप ना कर दे, है ना, इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना कर दे। समझ गए। ये था क्या, ये बताया था ये जो न्यूटन जो था बताया था अपने गति के प्रथम नियम में। उनके कहने का मतलब था कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, यदि वो गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर जो है कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं गति का प्रथम नियम। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? गति का प्रथम नियम। और इसी को इन्होंने अपने अनुसार परिभाषित किया था। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था, मतलब मान लीजिए स्थिर है कोई वस्तु जो है, या समान गति की अवस्था, मतलब गति में है, गति कर रही है, तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत न हो। मतलब जब तक हम किसी भी जो स्थिर कोई वस्तु स्थिर है या फिर कोई वस्तु गतिशील है, लगातार गति कर रही है, उस पर जब तक हम जो है बाह्य असंतुलित बल, कहने का मतलब है बल लगा रहे हैं ना उनके विरोध में, या गतिशील है तो उनको रोकने के विरोध में, उनकी गतिशीलता समाप्त करने के लिए, या फिर कोई वस्तु स्थिर है तो उनको गतिशील करने के लिए, या फिर है ना उनकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जो हम बल लगाते हैं उसी को यहाँ पर असंतुलित बल बोला गया है। तो इनका कहना था कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत न हो। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? गति का प्रथम नियम। क्या बोलते हैं? गति का प्रथम नियम। ओके। और गति का प्रथम नियम जो है इसी को हम बोलते हैं जड़त्व का प्रथम नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व का प्रथम नियम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जड़त्व भी वैसा ही है कि जड़त्व जो है किसी वस्तु की क्या है? जड़त्व जो है किसी वस्तु की जो है एक प्रवृत्ति है ना, जिसके कारण से क्या होता है, कोई भी वस्तु जो है अपनी मूल स्थिति में परिवर्तन में क्या करती है? विरोध करती है। तो सेम ये भी यहाँ पर जो है इनका जो प्रथम नियम है वो भी क्या है? जड़त्व के समान ही है कि अगर कोई वस्तु जो है क्या है? स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो जड़त्व का भी यही नियम था, है ना। जड़त्व का भी क्या था? यही नियम था। मतलब जो जड़त्व जो है वो जो है किसी वस्तु की कैसी प्रवृत्ति है? यही प्रवृत्ति है कि जब तक उसकी जो है क्या मतलब वो जो है कोई भी वस्तु जो है वो मूल स्थिति में अपना जो है बनाए रखना चाहती है। अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और यदि गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है। और यदि इसमें कोई है ना, मतलब वो जो है इसमें परिवर्तन क्या करती है? विरोध करती है। तो इन दोनों नियमों का अगर हम देखें, जड़त्व को और गति के प्रथम नियम को, तो दोनों क्या है? समान है। और इसी कारण से जो है गति के प्रथम नियम को जो है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ओके, समझ गए। अब जड़त्व का जो मतलब गति का प्रथम नियम है उसका जो है हम क्या देखेंगे यहाँ पर, उदाहरण से समझते हैं गति के प्रथम नियम को। जैसे कि यहाँ पर दिया है, कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं। क्यों झड़ जाते हैं? इसलिए झड़ जाते हैं क्योंकि कंबल को जैसे ही हम पीटते हैं तो कंबल क्या हो जाता है, गतिशील हो जाता है और कण जो है स्थिर रहता है, और इसी कारण से वो क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक है। पेड़ को हिलाने पर उसमें लगे फल नीचे गिर जाते हैं। उस दिन पिछली जो कक्षा थी है ना, उसमें मैं बताया था, जैसे कि मान लीजिए क्या है, पेड़ है, इस पेड़ में जो है ये इसका डंगाल है, यहाँ पर जो है फल लगा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, ये जो पेड़ जो है ना, ये जो पेड़ है इसको क्या करेंगे, जोर जोर से हिलाएंगे। अब जब आप हिलाएंगे तो ये पेड़ का जो फल जो है क्या है, वो स्थिर अवस्था में है, किंतु आपका जो ये आप जो है पेड़ की जो शाखा जो है उसको क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं, तो इसका जो डंगाल जो है क्या होगा, हिलेगा। और हिलने की वजह से मतलब ये पेड़ की जो शाखा जो है वो तो क्या हो गई, गति अवस्था में आ गई, किंतु इनका जो फल जो था वो क्या था, वो स्थिर अवस्था में था। और इसी कारण से जो है इस साइड जो है गतिशील अवस्था में रहता है और वो जो है स्थिर अवस्था में बना रहता है। इस कारण से टूट करके क्या हो जाते हैं, जो फल जो है नीचे गिर जाते हैं। इसका सिंपल सा और उदाहरण ले लीजिए आप, क्या आप जो है किस में बैठे हैं आप बस में बैठे हैं, जा रहे हैं, है ना, आप बस में बैठे हैं, जा रहे हैं, और अचानक से यदि क्या हो जाए, बस का ड्राइवर जो है वो ब्रेक लगा दे, अचानक से बस रुक जाती है, तो आप जो है जैसे कि यहाँ पर कुर्सी है ऐसा, है ना, यहाँ पर आप बैठे हैं, ये आप बैठे हैं ऐसा, ये आपका पैर है, ठीक है ना, तो आप बैठे हैं यहाँ पर, तो जैसे ही क्या होगा, आप जो है यहाँ पर बैठे रहेंगे और जैसे ही अचानक से क्या हो जाता है, अचानक से जो है ड्राइवर ब्रेक लगा देता है, तो बस क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब बस रुकती है तो आपको भी रुक जाना चाहिए, सेम ऐसा सीधा, लेकिन आपका ये वाला जो शरीर का ऊपर का जो भाग जो है क्या हो जाता है, नीचे की ओर झुक जाता है, और नीचे का भाग जैसा का तैसा बना हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि आपका जो है नीचे वाला जो भाग जो है क्या रहता है, बस के साथ में जो है गतिशील रहता है, तो अचानक से बस रुकती है तो ये वाला भाग जो है नीचे का भाग भी क्या रहता है, रुक जाता है। किंतु आपका जो ऊपर का जो शरीर का जो भाग रहता है वो गति अवस्था में होती है, तो गति की अवस्था में होने के कारण से वो जो है अचानक से क्या हो जाती है, वो अपनी अवस्था में जो है परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब अपनी अवस्था में ही बना रहना चाहती है ना। इसी कारण से जो है ये जो है आपका सिर वाला भाग जो है वो जो है नीचे की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है, किसी कारण से, जड़त्व के नियम के कारण से ही है। जड़त्व का जो गति का प्रथम नियम है वो क्या है, जड़त्व का ही नियम है, ठीक है ना, जड़त्व का नियम बोलते हैं, समझ गए। तो ये हो गया आपका क्या, गति के प्रथम नियम का क्या हो गया, उदाहरण, समझ गए ना। धूल कंबल से जो है, कंबल को जो है छड़ी से पीटने पर धूल एक कण का गिर जाना, पेड़ को हिलाने से जो है उनके फलों का गिर जाना, चलती हुई बस अचानक से रुक जाने पर आपका जो है है ना, जो बैठे रहते हैं जो सवारी उसमें, उनका जो है आगे की ओर झुक जाना, ठीक है ना। या फिर जो है बस गति हुई रहती है और अचानक से रुक जाती है, फिर भी हम आगे की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। और अचानक से यदि हम बैठे हैं और बस जो है खड़ी हुई है और अचानक से बस जो है क्या करती है, चलना शुरू करती है, तो हम क्या हो जाते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी जो है गति के प्रथम नियम का क्या है, उदाहरण है। ओके, उसके बाद हम समझते हैं रेखीय संवेग। क्या समझेंगे यहाँ पर हम, रेखीय संवेग। संवेग क्या होता है समझ लेते हैं। तो सबसे डायरेक्ट हम समझते हैं संवेग क्या होता है। तो संवेग जो है, देखिए यहाँ पर संवेग जो है, संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान व संवेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल से परिभाषित होता है, p इक्वल टू एम भी, ठीक है। अब संवेग को हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो संवेग कहने का मतलब है किसी वस्तु का जो है, संवेग जो होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, संवेग। जैसे कि मान लीजिए एक गुब्बारा है, क्या है, आप जो है ऐसा ढाल में जो है यहाँ पर खड़े हैं, आप क्या करें, इस ढाल में जो है आप खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको जो है एक बड़ा सा जो है गुब्बारा आएगा, गुब्बारा को लुढ़का दिए ऊपर से, तो बड़ा सा जो गुब्बारा है उसको लुढ़का दिए, तो आप यहाँ पर रोकोगे यहाँ पर, तो आपको कितना चोट आएगा, कम चोट आएगा, ठीक है ना। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा जो है क्या कर देते हैं, बड़ा सा जो है लोहे का क्या है, एक गोला है, मान लीजिए एक बड़ा सा जो है चट्टान का जो है लोहे का जो है गोला है, उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से लुढ़का दिए। अब आपको रोकना है तो क्या होगी, यहाँ पर आपको जो है गंभीर चोट आएगी, आप रोक नहीं पाएंगे उनको,
ठीक है ना। आपके ऊपर से जो है वो क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा, उसको हम नहीं रोक सकते। क्यों न? यहाँ पर क्या अंतर पाएँ आप दोनों में? ये अंतर पाएँ कि ये जो था क्या था, यहाँ पर जो था शुरू में, यहाँ पर जो गुब्बारा था उनका द्रव्यमान क्या था, कम था। और द्रव्यमान कम होने की वजह से क्या हुआ, उनका संवेग क्या था, कम था। क्योंकि संवेग जो है किस पर निर्भर करता है, वस्तु के जो है संवेग जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो गुब्बारा जो है हल्का था, इस कारण से आप इसको रोक लिए, आपको चोट कम आई। लेकिन जब हम लोहे का एक जो है ऐसा गोला को क्या करते हैं, बड़ा सा गोला को हम क्या करते हैं, ऊपर से लुढ़काते हैं, उसको रोकने का प्रयास करते हैं, तो उसको हम नहीं रोक पाते। क्यों नहीं रोक पाते? क्योंकि उनका द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है। द्रव्यमान अधिक होने के कारण से उनका संवेग भी क्या होगा, अधिक होगा। समझ गए? यही क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। ठीक है ना। संवेग जो है किसी वस्तु के द्रव्यमान और उनके वेग का क्या है, गुणनफल है। उसी को हम क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। समझ गए? तो और संवेग जो है, ठीक है ना, यहाँ तो संवेग, यदि हम संवेग की बात करते हैं, किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल से परिभाषित होता है। तो किसी वस्तु का हम संवेग निकालना चाहते हैं तो हम संवेग को जो है p से दर्शाते हैं। p इक्वल टू होता है mv, जहाँ पर जो है v जो है क्या है, v मतलब m मतलब मास, द्रव्यमान, और v मतलब क्या होता है, वेग। ओके। और संवेग जो है एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है, जिसका परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो मैं बता चुका हूँ सदिश राशि क्या होता है ना। तो संवेग भी जो है क्या है, एक सदिश राशि है, और जिसकी परिमाण व दिशा क्या होती है, दोनों होती है इसमें। ठीक है। और यदि हम इनकी एसआई मात्रा की बात करते हैं, मीटर पर सेकंड, है ना, वेग के समान ही होता है संवेग का जो है मात्रक जो है। ठीक है ना, समझ गए? तो संवेग आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर संवेग में जो है दो चीज़ें होती है, द्रव्यमान और वेग। ठीक है ना। तो जिस वस्तु का क्या होता है, द्रव्यमान अधिक होता है, उसका संवेग भी क्या होता है, अधिक होता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए एक वस्तु है, ये जो है एक हल्की वस्तु है, ठीक है, या फिर जो है एक हल्की वस्तु है, ये जो है एक जो है प्लास्टिक का जो है गेंद है, और ये एक लोहे का गेंद है। ठीक है ना। दोनों वस्तुओं को आप क्या कर रहे हो, एक यहाँ पर एक रेत है, रेत को हम भर दिए हैं यहाँ पर, अब रेत में क्या कर रहे हो, गिरा रहे हो। तो ये ऐसा गिरेगी, और ये जो बॉल जो है ये गिरेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन ज़्यादा धंसता है। तो ये प्लास्टिक का ये जो बॉल जो रहेगा ना, ठीक है ना, प्लास्टिक का जो गेंद है इसका द्रव्यमान क्या है, कम है, और ये लोहे का जो गेंद है इसका द्रव्यमान क्या है, अधिक है। तो कौन ज़्यादा धंसेगा, तो लोहे का जो गेंद है वो नीचे की ओर ज़्यादा धंसेगा। ठीक है ना। और ज़्यादा तेज़ी से कौन गिरेगा, तो ये लोहे का जो, जिनका द्रव्यमान अधिक है, लोहे का जो गेंद है वो ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा। इसका मतलब ये है कि जिनका द्रव्यमान अधिक होता है उनका क्या होता है, उनका वेग भी अधिक होता है ना। इसके अलावा जो है इनका संवेग क्या होता है, अधिक होता है। मतलब ये ज़्यादा नीचे तक क्या होगी, धंसेगी। इसका मतलब है इनका वेग ज़्यादा है, इसके साथ साथ इनका द्रव्यमान अधिक है, इस कारण से इनका संवेग भी क्या होता है, अधिक होता है। समझ गए? और वहीं यहाँ पर हम प्लास्टिक की जो गेंद है उसकी हम बात करते हैं, प्लास्टिक की, है ना। तो यहाँ पर जो है ये जो है कम दूरी तक क्या होता है, धंसता है। किसकी तुलना में, इस लोहे की गेंद की तुलना में। ओके। और इनका जो है द्रव्यमान कम है, इस कारण से ये जो है जितना स्पीड में ये जो है लोहे का जो गेंद गिरेगा उतना स्पीड में ये नहीं गिरेगा। इसका मतलब क्या है, इनका वेग भी क्या होता है, कम होता है। समझ गए? तो संवेग समझ गए ना। संवेग क्या होता है, संवेग के कारण ही क्या होता है, जो भारी जो वस्तु होती है जिनका द्रव्यमान अधिक होता है उनको हम रोक नहीं पाते। ठीक है। जैसे कि आपको जो है एक साइकिल को रोकना है और एक ट्रक को रोकना है, तो यदि जो है आपको जो है साइकिल को रोकने में जो है उतना ज़्यादा जो है चोट नहीं आएगी, हम उनको रोक सकते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई ट्रक सामने से आ रहा है, उनको रोकना है, मान लीजिए वो जो है धीरे धीरे स्पीड में, फिर भी हम उनको नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते, क्योंकि उनका समय क्या है, ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि द्रव्यमान जो है उनका ज़्यादा है। समझ गए? समझ में आ रहा है ना। तो इसी कारण से जो है, जैसे कि देखना, आपका जो है उदाहरण बता रहा हूँ यहाँ पर, आपका जो है जो साइकिल जो है, ठीक है, साइकिल जो रिंग जो है उसमें स्पोक को क्यों लगाया जाता है, उसके स्थान पर तो पूरा लोहा से जो है पूरा रिंग को भर सकते थे। ऐसा रिंग बनाने का क्या ज़रूरत थी स्पोक लगा करके, है ना। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर पूरा लोहा लगा देंगे रिंग में, है ना, तो क्या हो जाएगा, उनका संवेग बढ़ जाएगा, और संवेग बढ़ने मतलब द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और द्रव्यमान बढ़ने से संवेग बढ़ जाएगा, और संवेग बढ़ने के कारण से जो है हमको जो है अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी चलाने के लिए। समझ में आ रहा है ना। इसी कारण से जो है इनका संवेग कम करने के लिए क्या करते हैं, रिंग के बीचों बीच में जो है स्पोक लगा देते हैं, ताकि उनका द्रव्यमान जो है ज़्यादा ना बढ़े, जिससे उनका संवेग क्या ना हो, ज़्यादा ना हो। समझ में आया?
तो आपको संवेग जो है समझ में आ गया होगा, और आगे जब हम पढ़ेंगे आगे क्लास में तो संवेग में परिवर्तन व बल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।